बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान नाज़िम। नाज़रीन, पहले तो आपको बताएं, जिस तरह से हमने देखा पिछले दिनों फवाद चौधरी पीटीआई के रहनुमा, जिस तरह से उन्होंने सरकारी इदारों के ख़िलाफ़ जिस तरह उन्होंने बातें की, मतलब एक तरह से नफ़रत फैलाने वाली बातें की गई थी, जिस पे जो है उनका मतलब नोटिस लिया गया था, उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद आज जो उनको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में उनको पेश किया गया था। फिर उसके बाद जो जुडिशनल रिमांड पर उनको जेल भी भेज दिया गया है। तो इस हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि जिस तरह से दारू के खिलाफ बातें की जाती है सिर्फ आज की बातें नहीं है। हमने देखा जिस तरह से पीटीआई की हुकूमत बनी है, उन्होंने काफ़ी अगर हम बात करें पॉलिटिकल लोगों की या फिर इदारों के हवालों से, तो उन्होंने काफ़ी बातें की हैं। तो ये जो सियासत में नई चेंजिंग्स आ रही हैं, ये क्या मामला चल रहा है, क्यों नहीं उसके ऊपर किसी किस्म की कोई रोकथाम की जा रही है? और इसके साथ साथ आपको बताएंगे, क्योंकि जिस तरह से बल्दियाती इंतखाबात हुए थे और उसके बाद जो मेयर का अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, मुस्तफा कमाल साहब जो उन्होंने भी एक पैगाम दिया, वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और जिस तरह से उन्होंने जमात इस्लामी के लिए पैगाम दिया है कि यूसीस की तादाद ना बढ़ाई गई तो फरवरी में धरना करेंगे। तो क्या धरना एक्सपेक्टेड है? इस वाले प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है एमक्यूएम पाकिस्तान से फयाज कैमखानी साहब, पीटीआई से रब नवाज शरीफ साहब। खुशामदीद कहूँगी आप दोनों के प्रोग्राम में। फयाज कैमखानी साहब, मैं आपसे स्टार्ट करूँगी, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा फवाद चौधरी साहब के बारे में, मतलब अगर हम इसे बात करें, शेख रशीद साहब जो उनका भी सामने से बयान आते हैं, वो कहते हैं कि ये तो मतलब उनको ख़त्म करने की, मतलब पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब जो उनकी भी जान को ख़तरा है, और उन्होंने काफ़ी तरह के बयान दिए। तो आप क्या समझते हैं, जो सियासत में नई किस्म की जो अब ये अल्फाज आ चुके हैं, तो इनसे गुरेज करना चाहिए? निज़ा, बात यह है कि इस पाकिस्तान में हर निज़ाम के अंदर दो निज़ाम है। ठीक है, ठीक है, दो मुख्तलिफ किस्म की रवैये हैं हुकूमतों को भी, इस अशराफिया के भी, इस हमारी रियासत के भी। सही। 9 अप्रैल 2022 के बाद से जो ट्रेंड इंट्रोड्यूस किया है पीटीआई ने, पीटीआई के चेयरमैन समेत एक एक कारकुन, इवन ये कि सोशल मीडिया पे एक एक आदमी ने जो ट्रेंड बनाया है जो इमरान खान ने ज़बान इस्तेमाल की है, बिलखसूस फ़ौज के लिए, फ़ौज के आला अहदेदारों के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए, आम पॉलिटिकली बात छोड़ दें आप, ठीक है, सियासी मुखालफत, सियासी चीज़ें एक अलग चीज़ है, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, फौज की आला क़यादत जो ज़बान इस्तेमाल की है, उसका 1% 0.1% कराची से कोई एक आदमी बोल लेता तो आज वो यहाँ नहीं होता, वो लापता हो चुका होता। सही। ठीक है, ये डबल सिस्टम है। ठीक है, इस मुल्क में डबल सिस्टम चल रहा है। जिस तरीके के अल्फाज और जिस तरीके के इल्जामात पीटीआई ने लगाए हैं इन पिछले 8-9 महीने के अंदर, 10 महीने के अंदर, उसका रत्ती बराबर कहीं किसी भी जमात में मिसाल नहीं मिलेगी। बुनियादी तौर पे इसकी बड़ी वजह यह है कि पीटीआई और इमरान खान जिनके लाडले थे, वो उनका लाडलापन अभी तक खत्म नहीं हो रहा है। सही। उन्होंने अभी तक इस पे से हाथ उठाया नहीं, लाडले हैं, वो अभी भी लाडले हैं। अच्छा, वो अभी भी लाडले हैं, लेकिन शिकवे शिकायत तो उन्हीं से ही जिनके ये लाडले हैं। शिकवे शिकायत तो वो अपनों से किए जाते हैं ना। सही। और अपने भी उसको इग्नोर कर रहे हैं। हाँ। मुसलसल इग्नोर कर रहे हैं। 10 महीने हो गए, फिर लाडले कैसे? 10 महीने हो गए, जानवर उनको बोल दिया, न्यूट्रल उनको बोल दिया, और पता नहीं क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल कर लिए गए। इवन ये कि जो इनके सेनेटर थे वो सवाती साहब, उन्होंने तो गालियां तक लिख दी है। आज वो घर में है। ठीक है, ये फवाद चौधरी जो वो ज़बान इस्तेमाल करते हैं जिसकी मिसाल ही पाकिस्तान में कभी नहीं मिली होगी 74 साल के अंदर। लेकिन ये एक तो कहते हैं कि हमने क्या बोला था, हमने उससे मुंशी बोला, मतलब मुंशी बोलने पे ऐसा क्या बड़ा कोई हमने अल्फाज नहीं बोला है। ये एक बात नहीं है। फवाद चौधरी की बाकी पिछली उठा के तमाम तकारीर उठा के देख लें, तमाम बयानात उठा के देख लें, इन्होंने जितनी तजलील फौज की है पीटीआई ने, इतनी 74 साल में किसी एक शख्स ने इसका रत्ती बराबर भी नहीं किया होगा। ये डबल सिस्टम है इस मुल्क के अंदर। ये डबल निज़ाम चल रहा है कि एक तरफ जो है किसी को हक बात नहीं बोलने दी जाती है, और दूसरी तरफ जो है एक पूरे का पूरी जमात जो है वो इल्जामात पे इल्जामात लगा रही है। ये एक अलामती सी गिरफ्तारी है फवाद चौधरी की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे पहले शहबाज गिल जो है वो भी ये काम कर चुके हैं। इससे पहले इनके जो एक एंकर हैं
इमरान रियाज वो भी यही काम कर चुके हैं, शेख रशीद यही काम कर रहे हैं, बाकी जो दूसरे इनके मामला हैं वो ये कर रहे हैं। सैकड़ों नहीं हज़ारों के हिसाब से इनके सोशल मीडिया पे पोस्ट पड़ी हुई हैं जिसमें इन्होंने जो है फौज की क़यादत को, इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट को जो मुंह में आया वो बका इन्होंने। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो उतना रिएक्शन ना तो हुआ है, ना ही कोई कानूनी गिरफ्त हुई है, ना ही किसी किस्म की कोई भी कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ हुई है। ये सब ड्रामा है, हम ये समझते हैं कि सब ड्रामा है। लेकिन जो आज कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उनको जेसी कर दिया गया। नहीं, ये क्या फर्क पड़ता है इससे? अच्छा। इससे क्या फर्क पड़ता है? एक जुडिशियल रिमांड में जेल भेज दिया गया है, 4 दिन बाद उनकी जमानत हो जाएगी। हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हुकूमत को नहीं, बात हुकूमत की नहीं है, बात यह है कि मेरा कहने का मकसद ये है कि जहां पे इस तरह का डबल सिस्टम चलेगा तो उस मुल्क में अनारकी फैलेगी, इदारों के खिलाफ अवाम में नफरत फैलेगी, गाली गलोच का ट्रेंड जो है इन्होंने चलाया है, जो माहौल बना दिया सियासत के अंदर, उसको अब उस पर ध्यान देना। किसी किस्म का इनके खिलाफ कोई भी सख्त एक्शन नहीं लिया गया है, इनको फिर भी रिलीफ मिल रहा है। पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मिल रहा था, अब लाहौर हाईकोर्ट से मिल रहा है, क्योंकि लाहौर हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनके दामाद इनके मेंबर है। ठीक, सबसे ये मामला चल रहे, जहां से इस तरीके का माहौल होगा वहां पे इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी कैसे आएगी? और ये जो आवाम के अंदर नफरत फैल रही है दिन ब दिन, और आम आदमी, स्पेशली शहरी सिंध का आम आदमी सोच रहा है कि ये हो क्या रहा है। हमने तो कुछ भी नहीं किया है, बिल्कुल हमने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन आज भी हमारे जो है 200 के करीब कारकुन लापता है, सैकड़ों कारकुन हमारे जेल में हैं, हम पे इल्जामात। आखिर हम देखें ना, हर शख्स अपने आप को कंपेयर करेगा किसी के साथ भी। बिल्कुल ऐसे। हर शहरी का बुनियादी हक एक जैसे हैं, हर जमात के जमहूरी सियासी हक एक जैसे हैं। ठीक है, लेकिन फर्क कितना किया जा रहा है? इतना फर्क है कि जिससे जो है ये अवाम जो है खुद सोचने में मजबूर हो गई है कि ये लाडले तो वाकई लाडले रहेंगे। लेकिन सर अगर लाडले इतने होते ना तो मेरे ख्याल से साबिक वजीर आजम तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो है वो मतलब इस तरह के उनके फिर कमेंट सामने नहीं आ रहे होते, जो उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है वो साफ जाहिर है कि पाकिस्तान किन राहों पर, गलत राहों पर चल पड़ा है। तो उनके ये इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं और वो कहते हैं कि इंसाफ का तो नाम वो निशान ही नहीं है, ये अलबत्ता कानून जंगल जरूर बन चुका है। तो आप क्या समझते हैं, ये मतलब लाडलो वाली बात तो मतलब अगर ऐसी होती तो मेरे ख्याल से बिल्कुल रिलैक्स हो चल बैठे हुए होते, वो इस तरह के बयान नहीं दे रहे होते टीवी पे बैठ के। ट्विटर पे बयानात, सोशल मीडिया पे बयानात, मेन स्ट्रीम पे बयानात और अमलन कोई इक़दामात, दो मुख्तलिफ चीज है। पूरे 10 महीने में 10 महीने में पीटीआई के खिलाफ कोई अमली इक़दाम तो बताए रियासत का, सही रियासत का अमली इक़दाम तो आप किस तरह से अमली हम ये समझते हैं कि हम ये समझते हैं ये जो तफरीक पैदा की गई है जी, ये तफरीक जो है, ये जो लाडले की और सौतेले की जो तफरीक है, ये अवाम के अंदर अच्छा इमेज कायम नहीं कर रही है रियासत का। ठीक है, ना रियासत का, ना रियासती इदारों का। जब एक आईनी तौर पे एक चीज दर्ज है, कानून ये कहता है कि जो रियासती इदारे जो भी रियासत के खिलाफ, इन्होंने क्या नहीं किया है, इन्होंने हर वो बात बोली है जो 74 साल में कभी किसी ने नहीं बोली है। ठीक है, और अब चलता हुआ आदमी, एक चलते हुए टीवी एंकर्स और चलते हुए जो है ना वो सहाफ़ी और आम आदमी भी जो है वो जो मुंह में आ रहा है वो बोल रहा है, जो मुंह में आ रहा है वो बोल रहा है, लेकिन किसी किस्म की ना ही तो इस पर कोई गिरफ्त की जा रही है, ना ही कोई कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और ये ट्रेंड पाकिस्तान में किसी सूरत में भी अच्छा नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल इस चीज़ से तो मैं आपके एग्री करूंगी, क्योंकि जो जिस तरह की सियासत में अल्फाजों से एक दूसरे को नवाजा जा रहा है, जिस तरह के इदारों के बारे में जो बातें की जा रही है, बिल्कुल ये बिल्कुल गलत तरीक़ेकार, इस तरह से होना नहीं चाहिए। आपने कहीं नहीं देखा किसी ममालिक में इस तरह के हमने जो है अल्फाजियाँ जो चल रही हैं वो हमने नहीं देखा, लेकिन जो सिर्फ पाकिस्तान में जिस तरह से अल्फाजों का ट्रेंड चल रहा है और जो कि स्पेशली इदारों के लिए, तो ये बहुत गलत तरीक़ेकार है। रब नवाज शरीफ साहब आप क्या कहेंगे? मैं तो कायम खानी साहब की जो तकरीर है माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज से सुन रहा था। देखें, मैं तो सोच रहा था शायद कोई आज पाकिस्तान के कोई मसाइल के ऊपर बात की जाएगी कि जो पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम इकनॉमी की जो सूरत हाल है, मगर यहाँ तो सारा जो मलबा है वो हमारे कायद मेरे लीडर इमरान खान साहब के ऊपर डाल दिया। सिर्फ सबको इमरान खान ही याद है। भाई इमरान खान साहब की जो आप ये पॉलिटिकल बातें, ये मैसेजेस, इनको छोड़े, आप मुल्क को बचाएं, मुल्क की स्टेबिलिटी का सोचें। रही बात इदारों की, तो नवाज शरीफ ने अपनी तकरीरों में पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उस टाइम का, उसका नाम लेकर और DGISI का नाम लेकर ये बोला था कि आपको हिसाब देना पड़ेगा।
ये सारा काम आपने किया है। अब आप मुझे बताएं उसके ऊपर कोई एफआईआर हुई, उसके ऊपर कोई नवाज शरीफ के ऊपर किसी किस्म का कोई कुछ भी नहीं हुआ, ना वो गिरफ्तार हुए, गिरफ्तार थोड़े टाइम होने के बाद वो चले गए। मुझे बताए कोई ऐसा दलेर लीडर है जो पाकिस्तान के अंदर बैठ के गोलियां भी खाए, हमले भी हों, उसको थ्रेट्स भी हों, जिंदगी के थ्रेट्स भी हों, उसके करीब तरीब लोगों को पकड़ा जा रहा हो, मगर वो भी कहता है नहीं मुझे पाकिस्तान के अंदर रहना है और इस मुल्क के लिए काम करना है। आप मुझे बताएं आज डॉलर कहाँ है? $100 डॉलर इतने उसके ऊपर करप्शन चार्जेस थे, मामला थे, सारे ख़त्म करके उसको इसलिए लाया गया था ये मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, आवाम का बेहतरी होगी, आवाम की जो ज़िंदगी है वो आसान होगी। वो डॉलर साहब जो है आज मेरे ख्याल में कल कोई 25 रुपये एक दिन के अंदर 25 यानी कि 2.5 खरब रुपए का कर्जा चढ़ गया पाकिस्तान के ऊपर। आज मैं सुबह आ रहा था गाड़ी में तो मैंने वहाँ पे सुना कि 7 रुपये फिर डॉलर आज जो है ऊपर चला गया है। भाई मुल्क का सोचें, इदारे भी अच्छी बात, मगर अगर मुल्क होगा, मुल्क के अंदर इकनॉमी होगी, स्टेबिलिटी होगी तो ये इदारे भी चलेंगे, आप भी होंगे, हम भी होंगे, ये सारे होंगे। इस टाइम पाकिस्तान बिल्कुल जो है तबाही के किनारे पर पहुंच चुका है। आप मुझे बताएं पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर 14 साल से हुकूमत है, कायम खानी साहब को तो इस पे बात करनी चाहिए थी ना कि भाई 14 साल के अंदर कराची को इन लोगों ने दिया क्या है, कराची के अंदर कौन से इन लोगों ने सफाई की है, कराची के अंदर इन लोगों ने कौन से कंस्ट्रक्शन के काम किए, कराची के अंदर इन लोगों ने कितने जो प्रोजेक्ट्स दिए जो आवाम की बेहतरी के लिए हो। आप कोरंगी लांडी चले जाएं, मैं खुद वहां रहा हूं, आप देखें वहां क्या हाल है, गरीब लोग बेचारा वो खाने के लिए तरस रहा है, कई फैक्ट्रियां बंद हो रही है, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। ये जो हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं सारे इसके ऊपर सोचें, कराची के हालात के ऊपर सोचे, जिस तरीके से डकैतियां हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, कत्ल गारत, कल परसों तो एक सिटी कोर्ट के अंदर भी मर्डर हो गया। तो आपको ये आप किधर इमरान खान के पीछे जा रहे हैं, किन बातों पे जा रहे हैं? भाई आप मुल्क के लिए सोचें, मुल्क का क्या हो रहा है। और इस मुल्क के अंदर तो 3.5 मेरे ख्याल में कोई इकोनॉमी जो आप इंपोर्ट कर सकते हैं डॉलर की 3.5 ये कुछ भी नहीं है। आपका जो दुनिया का अमीर तरीन आदमी उसके पास 11 बिलियन डॉलर से प्रॉपर्टी है। तो ये मुल्क, आप इस मुल्क का सोचे, अवाम का सोचे, गरीब लोगों का सोचे। इमरान खान क्या बात कर रहा है? इमरान खान यही बात कर रहा है कि भाई मुल्क रूल ऑफ लॉ इस मुल्क के अंदर है ही नहीं। आप मुझे बताएं किसी एक मिनिस्टर का, किसी एमपी का भाई हो, कोई इसका फोन चला जाता है तो सारे गुनाह माफ, सारे खत्म, जो लोग बेचारे करते हैं वो ही अंदर हो जाता है, जो कंप्लेनेंट होता है वो जेल के अंदर होता है, जो करने वाला होता है वो बाहर होता है। इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ की जरूरत है और इस मूवमेंट को हमने शुरू किया है और जारी कर रहे हैं। जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी इस मुल्क के अंदर यही हालात रहेंगे और स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। ठीक है जी, आपकी बात मैं समझ गई, लेकिन जो फवाद चौधरी साहब ने इदारों के खिलाफ जो बयान दिए थे उस पे क्या कहेंगे आप? सही किया था, आप मुझे बता दें। बीइंग एडवोकेट, बीइंग ए सीनियर एडवोकेट, मैं आपको ये बता दूं फवाद साहब ने कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात की नहीं है। सबसे पहले तो 124A जो सेक्शन लगाया सीडिएशन का वो तो बनता ही नहीं है। वो तो जो ये इलेक्शन कमीशन है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो अदालत नहीं है और ना तो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट तो बन नहीं सकता। सीडिएशन लगती गवर्नमेंट, या तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बंदा बात करे या तो सूबाई गवर्नमेंट के खिलाफ बात करे तो फिर वो सीडिएशन 124A लगता है। ये तो है ही नहीं, ये तो उन्होंने गलत जो है वो एक सेक्शन लगा के जानबूझ के उन्होंने, और जो सेक्रेटरी साहब है उनने किससे परमिशन ली? इलेक्शन कमीशन की कोई मीटिंग हुई, चीफ से जो इलेक्शन कमीशन उनसे पूछा, उनने वो कहता है मैंने टीवी पे सुना, मैं चला गया, मैंने एफआईआर करवा दी। भाई मुंशी लफ्ज में क्या होता है? मुंशी लफ्ज इखलाक के हिसाब से गलत है, मगर इसकी कानूनी हिसाब से, कानूनी हिसाब से सुने, कानूनी हिसाब से इसकी कोई जो है वो इसका ये तो बनता ही नहीं कि आप एफआईआर करके। फवाद चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब मैडम सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उसको कपड़े से ढाप के आना, कोर्ट के अंदर, कोर्ट हमारा घर है, उसके अंदर आप पेश करें, ये क्या मैसेज? उसके लिए ख्वाजा आसिफ साहब का मैंने बयान पढ़ा, बहुत अच्छा बयान दिया, उन्होंने कहा ये गलत हुआ है। उसके बाद जो है वो परवेज मलिक साहब, मैंने उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसने ये कहा कि भाई ये तो बड़ी ज्यादती हुई है कि आप, भाई वो कोई दहशतगर्द तो नहीं है, कुलभूषण यादव पाकिस्तान का दुश्मन है, इतने लोगों को मर्डर किया, लोगों को तबाह व जुल्म किया, पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी दहशत फैलाई, उसके ऊपर तो कोई चार्जेस नहीं लगे, उसके ऊपर तो किसी ने कपड़ा नहीं डाला, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं करता। लोग तो डरते हैं बात करने से, पता नहीं क्या हो जाएगा कि यहाँ से जाऊंगा कि घर पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। भाई ये दोहरा मयार जो है, ऐसा नहीं है, ये तो ज्यादा नहीं है मैडम। आप देखें ना कुलभूषण यादव पाकिस्तान का प्रोग्राम्स हो गए, कितनी अभिनंदन को आपने पकड़ा, लोगों ने बातें कर ली, अभिनंदन को आपने सुने, अभिनंदन को आपने पकड़ा, उसको किसी ने कपड़ा ढांपा, वो कैसे आया और चला गया। तो ये जो दोहरा मयार है, ये मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, फवाद चौधरी साहब ने कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात की नहीं है, उसके ऊपर ये मुकदमा बनता ही नहीं है। आप देखेंगे आगे चल के ये मुकदमा खत्म हो जाएगा। सर आप क्या कहेंगे?
सवाल चना जवाब गंदम। हमारे भाई से सवाल ये किया गया है कि इदारों के खिलाफ पीटीआई ने जो ट्रेंड शुरू किया हुआ है, तो सर पीटीआई ने जब नहीं किया, पीटीआई वो ने चल जो रहा है सर। ये अखलाकियात ट्रेंड देखें, किसने किया है? पीटीआई पीटीआई ने। ने मुझे जो कोई एक बात अखलाकियात बता का जनाजा दे, निकाला अगर है तो आप चले जाए अब कोर्ट जरा- में, अब बस वही आप बात दाखिल है। करवाएं एफआईआर करवाएं। अगर है फवाद चौधरी के ऊपर हो सकती है तो बाकी के ऊपर भी हो सकती है। कोई इदारों के खिलाफ बात करता आप करें, आपके पास एक इससे सबूत है, आप चले मतलब जाए फवाद कोर्ट में। चौधरी पे नहीं होती तो बाकियों पे भी नहीं होती। सर करवाते हैं ना मैडम, नहीं, इनके पास नहीं होगी ना। देखिए ना, अच्छा। अगर कायम खानी साहब के पास से कोई शवाहिद है, कोई सर वीडियो साहब। है जो खान साहब ने बात की, आप चले जाए कोर्ट मेरा में। भाई आपका राइट है। हम भी कह रहे हैं, आप अरे हमारा भी कहना यही है। जी। आप चले जाओ एफआईआर करवा हाँ, दें, बिल्कुल आप सही उसमें कह कौन सा बड़ा मसला है? आप बिल्कुल- करवा सकते हैं। आप बिल्कुल है। सही कह रहे हो। ऐसे प्रोपेगेंडा करना एक लीडर, कौमी लीडर के ऊपर जो मकबूल तरीन लीडर है, ये गलत है। नहीं, किसी नहीं। भी लीडर के ऊपर आप ऐसे नहीं कर सकते। आप देखें, बात कर सकते हैं, मगर आप हमारे इमरान खान हमारी रेड लाइन, आप उसके ऊपर इस तरीके से सख्त अल्फाज बात करें, ये बड़े नामुनासिब अल्फाज है। आप बाकी पॉलिसीज के ऊपर बात करें, आप इकोनॉमी के ऊपर बात करें, आप गरीब लोगों की बात करें, आप जो लोगों की जो फैक्ट्रियां बंद हो रही है कराची के अंदर, जो जुल्म है, रोड रास्ते सड़कें गलियां नहीं है, आप उसकी बात अच्छा करें। सर, मुझे एक जो बात law and order की बताएं, इमरान situation है, खान आप उसके ऊपर साहब बात कुछ भी करें। बोलते जाए, कोई उनको बोलने वाले नहीं मैडम, हो। हर कहने बंदे का का मकसद राइट ये है, अगर आपका। खान साहब बस कोई भी बात वो कर कुछ रहा- भी बोलते जाए, हम इकोनॉमी और जो है ना मुल्क के हालात के ऊपर डिस्कस अगर करते मैं बात रहे। करता हूँ, खान साहब करे, कोई भी करे, अगर ऐसा है तो आप कोर्ट है ना, इदारे हैं, मौजूद हैं, आप इदारों का एहतराम करते हैं, हम नहीं करते, चलो आप कह रहे हैं आपके बकौल, जी, तो आप जी। चले जाए कोर्टों के अंदर कि भाई ये इसने बोला, आप इसके ऊपर एफआईआर करें, हो जाएगी। इसमें क्या बड़ा मसला है? ठीक है, आपकी जो- ठीक है। देखिए, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं। हम भी यही, मैंने भी यही बात की, अगर गौर करें जो इन्होंने कही है। हमारा भी कहना ये है कि अमलन कुछ भी नहीं है इनके खिलाफ। सही। ये चाहे कुछ भी बोल दें, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कुछ भी बोल दें, डीजी आईएसआई को भी कुछ भी बोल दें, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कुछ भी बोल दें, चीफ जस्टिस को भी कुछ भी बोल दें। ठीक है। जो ये कह रहे हैं ना कि आप जाके इनके खिलाफ कोई ना कोई इक़दाम किए जाएं, हम यही तो कह रहे हैं। मैंने यही बात की है कि ये जो दोहरा निजाम है, ये डबल सिस्टम जो चल रहा है, इनके खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा। आप हमारे खिलाफ, इनके खिलाफ कुछ भी नहीं, अमलन कुछ भी नहीं हो रहा। हम भी यही कह रहे हैं, आप हक सच की बात हम भी करें, यही नून लीग कह के खिलाफ, अरे भाई, नवाज हम शरीफ के यही खिलाफ कह भी रहे हैं बात कि कुछ भी करें। नहीं होगा। जरदारी सही। साहब के भी खिलाफ बात ठीक है। करें ना, उसने नहीं, क्या नहीं। किया कराची के ठीक है। साथ, अरे उसके भाई, खिलाफ बात करें ना। अभी उससे जो- क्यों डर रहे हैं आप अभी लोग? जो- आप बात करें ना जरदारी के ऊपर, उसने क्या किया है। अच्छा, आप थोड़ा उसके ऊपर नहीं, बात मैं- करें, रोशनी डालें। मैंने आपको 13 सालों में उसने कराची के लिए क्या किया अरे है। भाई। एमक्यूएम का जो सबसे बड़ा स्टेक है कराची है मैडम, तो कायम खानी साहब को अरे सबसे मेरे पहले भाई, पीपल्स बात पार्टी के इस ऊपर वक्त बात ना करनी एमक्यूएम की चाहिए। हो रही है। वो देखिए, किधर है, इस वो वक्त- कहाँ है प्रोजेक्ट्स कराची के? अच्छा, बात सुने हम। है नहीं। अब आप सुनेंगे, समझ में आएगी ना आपके। ठीक हम भी है। कह रहे हैं, हमसे ज्यादा कराची का, जी। कराची के लिए सोचने Yes, वाला कोई भी इसमें नहीं कोई डाउट नहीं है कि आपका stake है हम इसमें। ये कह रहे हैं, जो आपने बात की है, बात जो इस वक्त चल रही है, वो बात की जा रही है। हम भी यही कह रहे हैं कि जो दोहरा निजाम है, आपके खिलाफ कुछ भी नहीं होगा। नहीं, आप हमारे- कुछ भी करें, सबके खिलाफ आप ना। कल जाके सर, हमारे खिलाफ आप क्यों? कल जाके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पुतले भी जलाएंगे सर, ना, आप चीफ- जब भी आपके खिलाफ कुछ नहीं सर, होगा। आप इदारों पे ना जाइए। आपके खिलाफ नहीं होगा कुछ सुनिए, भी। आप इदारों पे हम भी यही कह रहे हैं। ये ठीक पॉलिटिकल है। बात ये है, जो आप दोहरा political निजाम है कायम ना, किया हुआ इस ये- मुल्क ये में, ऐसे ना- आपके लिए कानून ये आप और है, हमारे बार-बार लिए की कानून तरह और है। ना ठीक लें, है जी, ऐसे ठीक ना है जी। करें। आप पॉलिटिकली बात करें, हाँ। जो है मामला, उस पे आप चीफ इदारों पे ना जाएं। ठीक है जी। मैं ब्रेक से पहले, क्योंकि एक ब्रेक लेना है, उससे पहले मैं ये जो मेरा क्वेश्चन था, मैंने अपने प्रोग्राम के इंट्रो में जिस तरह से जिक्र किया था, एक तो फवाद चौधरी साहब जो उनका जो अभी मामला चल रहा है, और इसके साथ साथ क्योंकि इलेक्शन के बाद जो है मेयर, और फिर उसके बाद जिस तरह से मुस्तफ़ा कमाल साहब जो उनका भी बयान सामने आया, वो कहते हैं कि यूसी जो उनकी तादाद ना बढ़ाई गई तो फरवरी में हम जो है वो मतलब धरना वगैरह प्रोटेस्ट की तरफ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जो फयाज कायम खानी साहब से मैं इसका जवाब दूंगी। हमारे साथ रहे। जी नाज़रीन, खुशामदीद। ब्रेक से वाले गुफ्तगू हो रही थी बलदियाती इंतखाबात को लेके, क्योंकि बलदियाती इंतखाबात जो है उसके बाद अभी तक मेयर कराची का फाइनलाइज नहीं हुआ, और उसके बाद जिस तरह से जो डिफरेंट पार्टीज़ हैं कराची की, जो कराची में स्टेट रखती है, इसमें अगर हम बात करें मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान, वो उनके जो मुस्तफ़ा कमाल साहब, उनका भी इसमें बयान सामने आया, वो कहते हैं कि अगर यूसीस की तादाद ना बढ़ाई गई तो फरवरी में धरना होगा, और जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी को उन्होंने पैगाम दिया है। तो क्या आपको लगता है फयाज कायम खानी साहब के ये धरने की तरफ जाएंगे, और क्या यूसीस की तादाद बढ़ाई अगर नहीं गई तो या क्या मामला होने वाले हैं? देखें निज़ा, बात ये है जो मुस्तफ़ा कमाल भाई ने बात की है, वो एक बड़ी टेक्निकल बात है, ठीक है, आम आदमी को भी समझनी चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल भाई ने जो एक वैलिड पॉइंट उठाया है, वो खुद सिंध गवर्नमेंट ने लिख के दिया हुआ है
मुस्तफ़ा कमाल भाई ने एक बात की है कि जी कि जब सिंध गवर्नमेंट ने इस बल्दियाती इलेक्शन से पहले एक इलेक्शन कमीशन को एक लेटर दिया कि जी हमने जो हल्का बंदियां की थी वो कैंसिल कर दी है, वो नोटिफिकेशन हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है, पहली वजह तो ये है। ठीक है, जब एक सिंध सूबाई हुकूमत जो है वो एक अपनी हल्का बंदी को ख़त्म कर देती है तो इसका मतलब ये है कि उस शहर में हल्का बंदियाँ कोई भी नहीं है, तो इलेक्शन किस बेस पे हुए हैं, पहली बात तो ये है। नंबर 2 बात जो अभी इन्होंने ये बात की मुस्तफ़ा कमाल भाई ने कि जो यूसीस की तादाद बढ़ानी थी वो डिसाइडेड है, वो सिंध गवर्नमेंट मान चुकी है, वो डॉक्यूमेंट्री मान चुकी है कि भाई कि हमने 75 यूसीस की डिमांड की थी कि 70-75 यूसीस कराची में बढ़नी चाहिए, जिसमें सिंध गवर्नमेंट जो है वो एग्री हो गई थी कि ठीक है जी ये 55 यूसीस हम इसमें से बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये जो मुस्तफ़ा कमाल भाई ने बात की ये बिल्कुल वजह है कि जी जब यूसीस बढ़ेंगी तो ये जो इलेक्शन हालिया ये जो ड्रामा हुआ इलेक्शन के नाम पे ये खत्म हो जाएगा, कलम करा दिया जाएगा। ठीक है, जो कि नहीं किया गया। ये जो है मुस्तफ़ा कमाल भाई की बात, और जो कि बिल्कुल वैलिड बात है, ठीक है, और कानूनी बात है। अब आ जाए जी बात इस इलेक्शन पे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के हम शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह पाक ने हमारे जो इश्यूज को हमने उठाया अल्लाह पाक ने उसको हमें सुरखरू किया। अवाम ने, कराची हैदराबाद की अवाम ने हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहा। इंतखाबात के नताइज बता रहे हैं, जो ये 4-5-6% जो भी इन्होंने ये ड्रामा किया है वो बता रहे हैं। पूरे 3.5 करोड़ की आबादी के शहर कराची की बात करते हैं, 3.5 करोड़ की आबादी के शहर में टोटल 7.5-8 लाख वोट पड़ा है। आप खुद इसका तनासुब निकाल लें, परसेंटेज क्या निकलेगी। ठीक है जी, इसकी परसेंटेज क्या निकलेगी। जमात इस्लामी 85 सीट के साथ, पीपल्स पार्टी 90 सीट के साथ, इनकी जो खरबचारों की पीटीआई वालों की तो हालत ही खराब हो गई है। शहर में जितनी इन्होंने कौमी असम्बली और सूबाई की सीटें ली थी ना 2018 का जो घरेलू इंतखाब था, इतनी इन्होंने यूसी भी नहीं जीती। सही, इन्होंने इतनी यूसी भी नहीं जीती, 3rd नंबर पे आए। समझे, 14 इनके कौमी असम्बली के, 30 के करीब सूबाई असम्बली के, और इन्होंने 40 सीटें जीती है यूसी की। ठीक है जी। अच्छा, जो इनके मेयर के कैंडिडेट थे जो कि पार्लिमानी लीडर है सिंध असम्बली में, ठीक है, सूबाई असम्बली के जो मेंबर है, वो यूसी की सीट हार गए, वो अपनी यूसी की सीट हार गए। अच्छा, एमक्यूएम ने जो मौकफ अपनाया था, अवाम ने उस पर लब्बैक कहा, अवाम ने वोट नहीं डाला। नंबर 1 बात हुई है। देखिए एमक्यूएम बोल क्या रही थी जिसको तमाम लोग मान रहे थे। ठीक है, एमक्यूएम ये कहती है कि जी कराची की आबादी 3 करोड़ है, आपने 1.5 करोड़ क्यों गिनी है, मरदमशुमारी गलत है। एमक्यूएम ये कहती है कि इस 1.5 करोड़ की भी जो हल्का बंदी आपने की है वो गलत की है, वो गलत की गई है। एमक्यूएम ये कहती है जो वोटर लिस्ट गलत है, जो डबल वोटर लिस्ट का जो जिस पे इंतखाबात हुए हैं वो आईनी तौर पे भी गलत है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक भी गलत है, और इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक भी गलत है। ठीक है, तो ये आइन की भी वायलेशन की गई है, कवानीन की भी धज्जियां उड़ाई गई हैं, और ये इलेक्शन हुए हैं। उसके बाद एमक्यूएम चौथा पॉइंट उठाती है कि जो बल्दियाती इख्तियारात है बल्दियाती इदारों के पास नहीं है, वो सिंध गवर्नमेंट के पास है। 18वीं तरमीम के बाद सारा कुछ सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास इकट्ठा कर लिया है। वो एमक्यूएम ये कहती है कि जो इख्तियारात है बल्दियाती वो बल्दियात को दिए जाए। ये 4-5 पॉइंट एमक्यूएम के हैं जिसपे वैलिड, जिसपे अच्छा मजे की बात ये है, ये जो आए हैं बेचारे चोर रास्तों से, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, पीटीआई, ये भी एग्री है इस बात पे कि एमक्यूएम बोल तो सही रही है लेकिन हमें मेयर बना दो। अच्छा, अब इसमें ये बात देखें, अभी कल एक डेट थी हाई कोर्ट के अंदर, एमक्यूएम की पिटीशन है, 1 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया कि जी सिंध गवर्नमेंट कानून साजी करके 140 के तहत बल्दियात को इख्तियारात दे दे। ठीक है, अभी तो एमक्यूएम बल्दियात में नहीं है, एमक्यूएम का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी एमक्यूएम वो फाइट कर रही है सिंध हाई कोर्ट में, जिसपे फाजिल जो चीफ जस्टिस साहब से उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन तो हो चुके हैं, आप तो नहीं हो, फिर आप क्यों उठा रहे हो। तो हमारे वकील ने सीधे साफ सा सीधा जवाब दिया, भाईजान हम के जज साहब हम कोई अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये शहर के लिए कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसकी कंप्लाइंस की जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। हालांकि मेयर हम नहीं बनेंगे, हमारे चेयरमैन नहीं है, हम बल्दियात में नहीं है, इसके बावजूद भी हमारा वो, क्योंकि हमारा बुनियादी मौकफ ये है कि बल्दियात को इख्तियारात मिले। अब बात यह आ जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने हमारी जो बाइकआउट की अपील थी उस पर लब्बैक का, अवाम भी समझती है अब इस बात को, अवाम भी समझती है इस बात को, ये गलत हुआ है। अब बात आ जाए जी इनके, आपने कहा कि मेयरशिप की और इनकी ड्रामेबाजी होगी। अब मेयरशिप के लिए किसी के पास भी अक्सरियत नहीं है, हैंग है ये कौंसिल। ठीक है, एक के पास 90 है, पीपल्स पार्टी की बता दूं मैं आपको,
पीपल्स पार्टी की अब 90 सीटें उठा के देख ले, तो आम जबान ये बोलूं कि दही कराची से मिली है उनको, कराची शहर से कोई सीट नहीं मिली है। इन्होंने बकौल इनके कि हमने अरबों रुपए के काम किए, पीपल्स पार्टी कहती है। सेंट्रल के अंदर हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में अरबों रुपए के काम किए, 45 सीट में 3 सीटें मिली हैं उनको। सही, वो अरबों रुपए कहाँ गए? अरबों जो मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी को सिंस कराची से नहीं मिला है। अगर मलीर निकाल दिया जाए और किमाड़ी निकाल दिया जाए, मलीर से उनको मलीर और किमाड़ी 2 डिस्ट्रिक्ट निकाल दिए जाए तो पीपल्स पार्टी के पास वो 30 सीटें रह जाएंगी, जो कि 2015 में भी थी उसके पास। ठीक है, ये हल्का बंदियां जिन्होंने अपनी 90 जो सीटें की हुई हैं, 90 जो यूसी जीती हैं, वो इस बेस पे जीती हुई है पीपल्स पार्टी ने, क्योंकि उन्होंने हल्का बंदिया मलीर डिस्ट्रिक्ट के अंदर और किमाड़ी एक नया जिला बनाया, उसके अंदर वो भरवा के अपनी सीटें ले ली उन्होंने। ये आगे पहली बात तो ये आगे इनकी सीटों की हालत ये लगी पड़ी हुई है। अब आ जाइए जमात इस्लामी की हालत, ये इस इलेक्शन की अब शर्म आती है बताते हुए लोग। अच्छा, जो जीते हैं उनको शर्म कितनी आती होगी? कोई 10 वोटों पे चेयरमैन बन गया, कोई 150 वोटों पे काउंसलर बन गया है, कोई 250 वोटों के ऊपर जो है वो चेयरमैन यूसी चेयरमैन बन गया है। ये इलेक्शन है। चले जीत तो गए ना। देखिए जीत गए ना, इलेक्शन ये है, ये इलेक्शन है। पीटीआई का तो सफाया ही हो गया। पीटीआई तो मेयर बनने की जो ख्वाब देख रही थी, पीटीआई का तो सफाया ही हो गया। ठीक है ना। 2018 के इलेक्शन पे 2000 मैं बताऊं आपको 2018 के इलेक्शन ने पे जो जिस पे पीटीआई को लाया गया था, अवाम ने उठा के वापस फेंक दिया कि झूठे थे इंतखाबात, लेकिन फिर गलत थे इंतखाबात। फिर भी पीटीआई, अच्छा अब आ जाए मकबूल तरीन जमात है। पीटीआई को शिकस्त क्या हुई है? जो इमरान खान ने जिस पीपल्स पार्टी कह रही है ना, हमने अरबों के तरक्याती काम किए। 65 अरब रुपए का पैकेज एक लेके आए इमरान खान, उसका पता नहीं है। 1100 अरब का एक और लेके आए, उसका पता नहीं है। 1100 अरब रुपया कम नहीं होता है। 1100 अरब रुपए अगर शहर में लगाया जाता या वो पैकेज दिया जाता तो आज पीटीआई की यह हालत नहीं होती। कहां गए इनकी तरक्याती काम? कहां गए? अवाम क्या अंधी है, कोई पागल है क्या है? अवाम को नजर आना चाहिए था ना। कह रही इन्होंने इतने तरक्याती अरबों खरबों के तरक्याती काम कराए, इनका हक बनता है। इस तरह पीटीआई के झूठे दावों को मुस्तरद कर दिया अवाम ने, पीपल्स पार्टी के झूठे दावों को मुस्तरद कर दिया। और ये तो बेचारे जमात इस्लामी वालों को तो कहीं गिनती नहीं है। ये तो 200, 250, 300 के ऊपर चेयरमैन बन गए, 85 सीट लेके। लेकिन इसके बावजूद भी आज हैंग काउंसिल खड़ी है। ठीक है, इसका मतलब ये जो आज जो सिचुएशन है बल्दियाती इंतखाबात के बाद की, तो जो एमक्यूएम का मौकिफ था, एमक्यूएम का मौकिफ था, वो साबित हुआ है। वो साबित हुआ है कि यहाँ ये गलत हुआ है। ठीक है, तो इतनी सारी जो मतलब अभी आपने बातें की हैं, लेकिन उसके बाद जो इसका कोई हल नहीं निकल पाया अभी तक। मतलब जो आपने बताया कि जैसे सिंध गवर्नमेंट ने भी इसको एक्सेप्ट किया कि उन्होंने बाकायदा इसका लेटर लिखा था इलेक्शन कमीशन को कि हल्का बंदियों के हवाले से उन्होंने मतलब ज़ाहिर जब माना इस चीज़ को तो जब भी उन्होंने लेटर लिखा ना, लेकिन उसके बाद इसका कोई हल नहीं निकला है। और यूसीज की तादाद जो है वो अभी तक सेव वैसी है, उसमें भी कोई किसी किस्म की कोई चेंजिंग्स नहीं की जाएंगी। देखिए इस वक्त कुछ भी नहीं है। हाँ। ये जो इंतखाबात हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल आइन शिकनी की है, अपने कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई हैं, खिलाफ वर्जी की है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने जो ये इंतखाबात ये अपनी रिट कायम नहीं की है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिट कायम नहीं की है। इलेक्शन कमीशन ने जो है अपनी हरदर्मी कायम की है। इसने अपनी जिद और हरदर्मी से ये काम करवाया है। भाई जब एक कानून कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, आइन कह रहा है, इलेक्शन कमीशन के कवानीन कह रहे हैं, रूल्स कह रहे हैं, इलेक्शन रूल्स कह रहे हैं, आपने किस तरह इलेक्शन करवा दिए? ठीक है, ठीक है। रब नवाज शर साहब। असल में मैडम ये कायम खानी साहब ने जो बात की है बिल्कुल ठीक बजा बातें इनकी कि देखें अगर एमक्यूएम को इंतखाबात का खौफ नहीं होता तो मेरे ख्याल में एक सियासी अदना छोटे से कारकुन की हैसियत से ये इलेक्शन में हिस्सा ज़रूर लेते, मगर इनको पहले ही खौफ था कि हम जीत नहीं सकते क्योंकि इनकी मकबूलियत आवाम के अंदर बहुत कम हो चुकी है। मैं भी कराची में रहता हूँ, देखा टर्न आउट उस तरह से नहीं रहा। नहीं टर्न आउट का वो अलग मसला, वो मैं सुने वो अलग इशू है, वो आपको कभी फिर दूसरे किसी प्रोग्राम में हम उस पर बहस करेंगे। वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हूँ किस वजह से टर्न आउट कम रहा। लास्ट टाइम भी वो कम रहा था, एमक्यूएम खड़ी भी थी उस टाइम भी ये टर्न आउट कम रहा। अच्छा बात ये रही कि देखिए पीपल्स पार्टी ने कोई 90 या जो भी सीट्स नहीं, तो अगर पीपल्स पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेती तो पीटीआई से क्या मुकाबला करती? कौन? जिसकी वजह से एमक्यूएम ने डर के जो है वो बैक किया।
नहीं एमक्यूएम देखे ना, एमक्यूएम नताइज बता रहे हैं कि एमक्यूएम जीत गई है। एमक्यूएम के जो मकबूलियत थी वो कम हो चुकी थी। अच्छा। इनका एमक्यूएम की PTI के आने के बाद। मैन लीडरशिप को एहसास था, ठीक है। पीटीआई के या किसी भी हिसाब से मैन लीडरशिप को इस चीज का एहसास ठीक है। था कि अगर हम जाएंगे तो इलेक्शन वैसे ही हार जाएंगे, इससे अच्छा कि बाइकाट कर दें। फिर उन्होंने जाके बाइकाट कर दिया। बाइकाट आप मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी क्या कराची के अंदर जीत सकती है 90 सीट्स यूसी चेयरमैन के? कोई बंदा सोच भी नहीं सकता कि पीपल्स पार्टी सबके सामने पहले नंबर पे मैडम जिस तरीके से जीती है ना, वो सारी दुनिया को पता। एमक्यूएम भी चीख रही है, हम भी चीख रहे हैं, जमात इस्लामी जमात इस्लामी वाले भी चीख रहे हैं। आप कहते वो सही जीते? क्या चीज? पीपल्स पार्टी वाले हम तो सही नहीं, वो कह रहे वो सही जीते, हमारा ताल्लुक ही नहीं। आवाम ने उनको वोट दिया है? अवाम ने तो किसी को वोट नहीं दिया है। पीपल्स पार्टी को दिया है? अवाम ने किसी को भी वोट नहीं दिया। वोट ही नहीं मिले तो फिर किस चीज का इलेक्शन? अवाम ने आप तीनों जमात किसी को वोट नहीं दिया। आप वोट पड़ा है। हमारा वकूफ भी यही था कि देखें अब जो इलेक्शन है वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से आप कराया जाए, और इस तरीके से और फौज की फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो हुए हैं। कहाँ से हुए मैडम? किधर से हुए? स्टैम्प लग रहे हैं, उनकी वीडियो आ गई है, स्टैम्प लग रहे हैं, उनकी वीडियो आ गई है, तमाम जितना स्टाफ भी था सरकारी। नहीं कैसे फेक है वो भाई? आप चैनलों पे चलिए, फिर जाए कोर्ट के अंदर, वो बताएं। हम तो ये चीजें हम लेके जा रहे हैं ना कोर्टों के अंदर। पिटीशन कि आपको जो 40 सीटें मिली, आपको वोट कितने मिले? नहीं वोट देखा, 2.5 लाख। सुन ले, अगर ये 3.5 लाख, सुने जमात इस्लामी कितने मिले? 4 लाख, 8-9 लाख तो बनते ही टोटल। 3.5 करोड़ की आबादी में 3.5 करोड़ की आबादी में 9 लाख वोट पड़ा है। अगर पीपल्स पार्टी ने बाहर से सीटें ला के वो जीती तो जाहिर बात है फिर पीटीआई ने तो जेन्युइन वोट दिया अंदर से, सेंटर से। ये जैसे कह रहे एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया केमाड़ी, उसको बाराड़ी के जो इलाके उनको मिला के वहां से जीते। तो जो पीटीआई है फिर वो तो बिल्कुल प्योर शहर से जीती है। फिर हमारे जितने भी पहले के सीट्स का जो क्लेम है फिर तो हमारा राइट है। अब हमारी ये कोशिश होगी इंशाल्लाह ताला, जब ये जनरल इलेक्शंस होंगे, आपको सबको, एमक्यूएम को, पीपल्स पार्टी को, जमात इस्लाम को, सबको पता चल जाएगा इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची से क्लीन स्वीप करेगी। और ये मैं दावे से कह रहा हूं, अगर फ्री और फेयर इलेक्शन हुए, फ्री और फेयर इलेक्शन हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन जमात है और वो सबको हराएगी। और जो हमने 42 सीटें जीती है वो प्योर कराची के सेंटर से जीती है। हमने कोई बाराड़ी से नहीं की, हमने कोई जो है सुने, जो हमने कोई बाहर से जाके या कोई डिस्ट्रिक्ट बाहर से बनाया और उससे वोट ले आया, हमने डाल दी, हमने किए। हम तो भाई हमारे पास तो कोई सिस्टम ही नहीं था। मगर जितनी भी सीटें हमने ली है, हम आज ही ये कहते हैं, बाहर से लाने वाले सुने मैं बता, जितनी भी हमने सीट जीती है, जमात इस्लामी ने जीती है, पीपल्स पार्टी जो भी जीती है, वो हमारा मौक़िफ़ यही है कि अब इस शहर के लिए काम करें, इस शहर की सफाई सुथराई के लिए काम करें, इस शहर की तरक्की के लिए काम करें। इसका लाएअमल ये होना चाहिए, कराची का बजट अलग होना चाहिए, कराची का बजट मखसूस होना चाहिए कराची के लिए, वो कहीं भी खर्च ना होना चाहिए। क्योंकि आप देखें जितने दुनिया के बड़े ममालिक हैं, जिनके बड़े बड़े शहर हैं, टोक्यो हो गया, जापान का जिस तरीके, इस तरीके वाशिंगटन हो गया, या दूसरे हमारे जो मुल्क, उनके जो मैन सिटी होते हैं नेट क्लीन होते हैं, बाहर के लोग आते हैं, उनके ऊपर इंप्रेशन पड़ता है, फिर इससे आपकी जो है वो क्या कहते हैं वो सियाहत बढ़ती है। मगर यहाँ आप देखें कराची पाकिस्तान का, दुनिया का तीसरा ना रहने वाला ना जो शहर है वो बन चुका है, गंदा शहर बन चुका है। तो ये किस तरीके से वोट पड़ जाते हैं, किस मैंडेट से ये लोग जाते हैं, किस तरीके से ये जीतते हैं, इसकी तो हमें समझ ही नहीं आती। सर तो इसके ऊपर आप लोग को भी गौर करना चाहिए, जब आप लोग हुकूमत में तो कम से कम आपको इसके ऊपर थोड़ा सा जो है गौर करके कराची को मैडम देखिए खान साहब को बनाना चाहते हैं, जहां जिन ममालिक खान साहब का देखिए ये जो खान साहब ने कहा 1100 अरब, देखिए इसको फिर डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए। ठीक है, बड़ा मसला तो ये 18 तरमीम के बाद। सर ये जो अभी जो इत्तेहाद चल रहा है, मतलब किसके साथ इत्तेहाद कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, मेयर जो है किस जमात के साथ मिलकर आप लोग मुश्तरका लेकर आएंगे? हम तो कहते हैं कोई भी जमात मेयर बनाए, किसी के साथ भी अलायंस हो, कोई भी बनाए, हमारा तो तीसरे नंबर पर मैंडेट है ना। हम तो चाहते हैं पीपल्स पार्टी के साथ हम जाएंगे नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। जमात इस्लामी के साथ हम जा सकते हैं, मगर उसमें यह होगा कि शहर की तरक्की हमारी सबसे प्रायोरिटी होगी कि भाई शहर का काम किस तरीके से होगा, फंड्स कैसे आएंगे, किस तरीके से होगा, शहर की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, इस अवाम की खुशहाली के लिए, आप लोग मुल्क के लिए। इख्तियारात की वजह से अगर वही चीजें अगर दोबारा से रिपीट होती हैं तो फिर आप लोग क्या करेंगे? नहीं जाहिर ये जरूरी थोड़ी है कि पीपल्स पार्टी ये 6 महीने या 4 महीने इनकी हुकूमत होगी, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हुकूमत होगी वो पीपल्स पार्टी की नहीं होगी सिंध के अंदर। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर हुकूमत ना मिले, किसी और के साथ हम बैठ सकते हैं, कोई भी जमात हो उनको हम मिला के, जो और जमातें हैं उनको मिला के इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सिंध के अंदर हम अपनी हुकूमत ले आए। ठीक है जी, फयाज खानी साहब। इंतहाई अहम खाना बातें ये कि है एक ऐसा निज़ाम वो क्या भलाई करेगा,
अवामी मसाइल कैसे हल करेगा? अब चलिए तीनों जमातें आ गई, जैसे भी आई, ठीक है, 7-8% वोट लेके बकौल इनके हम जीत गए, ठीक है, जीत गए, लाख पूरी पूरी जमातें 2-2 लाख 2.5-3 लाख वोट लेके आई है। जिस बल्दियात के पास, जिस मेयर के पास ना कोई इंतज़ामी इख्तियारात है, ना ही कोई माली इख्तियारात है, ना ही कोई सियासी इख्तियारात हैं, ठीक है, ना ही उसके पास पैसा है जी, ठीक है, ना ही कोई ताकत है, ना ही वो निज़ाम चला सकता है, मैं मेयर की बात कर रहा हूँ, तो यूसी चेयरमैन क्या खाक करेगा? जिस निज़ाम के अंदर कानूनन किसी किस्म का कोई इख्तियार ही नहीं है, वो निज़ाम चलेगा कैसे? आम आदमी का हमारा मौक़िफ़ क्या है? हम यही तो कह रहे हैं कि खुद कहा कि बजट अलग होना चाहिए। अरे भाई हम यही तो कह रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि कानून साजी करो। अच्छा, कोई भी हुकूमत रेवेन्यू से चलती है, उसके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, उसके मुख्तलिफ महकमे रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, जिससे वो बजटिंग करती है, ठीक है। बल्दियात के जितने भी रेवेन्यू के महकमे हैं जहाँ से इनकम जनरेट होती है, वो सारे सिंध गवर्नमेंट के पास है। पूरी बल्दियात सिंध गवर्नमेंट के ऊपर मोहताज हुई है, डिपेंडेंट है। कैसे मामला बैठेगा? केम्स जो बल्दिया कराची है, इसके पास तो तनख्वाहें देने के और पेंशन के पैसे नहीं है, उनके पास पैसे नहीं होते। तो इस निज़ाम के तहत जो जीत के आए, 40-25 सीटें ये लेके आए, 80 वो लेके आए, 90 लेके आए, ये निज़ाम नहीं चल सकता। अवाम के मसाइल, अरे हम रहे ना मेयर, इसमें हम 15 से लेकर 20 तक इसके मेयर रहे, और हम देखते चिल्लाते रहे। भाई हमसे ज्यादा तो कराची का डायनेमिक कोई नहीं जानता। यूसी का बजट नहीं है, सर से पूछे यूसी का कितना बजट? 5 लाख रुपए। वो तो बाराडी का 5 लाख रुपए, शहर का भी एक तमाम यूसी का एक जैसे 5 लाख रुपए, 90,000 की यूसी में 5 लाख रुपए तकसीम करना जी। ऐसे नहीं, आप देखें, मैं बता रहा हूँ ना, आप देखें। इसके अलावा अच्छा दूसरी बात देखें, नहीं कोई बजट नहीं है, ना बजट है, ये फिक्स बजट है जो 5 लाख। ये बता क्या करेंगे? महीने के 5 लाख। यूसी चेयरमैन जो वो डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट बनाएंगे, बस, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। मतलब जो नहीं कोई काम नहीं। तरक्याती काम हो, तरक्याती काम तो जब होंगे जब पैसे होंगे, ठीक है। इनके पास तो इस निजाम के तहत मेयर के पास तनख्वाहें देने के और पेंशनर को पेंशन देने के पैसे नहीं होंगे। ये बात तो ठीक है, सारा झगड़ा ये है, निचली सतह तक जो सारे झगड़ा ये है, वही कह रहे हैं। और लेकिन जब अगर पीटीआई देखें, पीटीआई और जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी के जो मुफादात हैं, सिंध गवर्नमेंट है, वो चाहती है कब्जा करना शहरी सिंध पे भी, उसका पुराना ख्वाब है, आधी सदी का ख्वाब है। आज 1970 से इन्होंने ख्वाब देखा हुआ कि कराची हैदराबाद में हमारा मेयर आ जाए, क्योंकि आज तक नहीं आया है, ठीक है। जमात इस्लामी और पीटीआई को सोचना चाहिए था कि हम ऐसे इंतखाबात में जा रहे हैं जो कि एमक्यूएम निशानदेही कर रही है, एमक्यूएम बार बार बता रही है, एमक्यूएम कह रही है कि हल्का बंद, अच्छा मानते हैं खुद भी, ये हमारे साथ इंटरवीनर थे, इसी 140 को इंटरवीनर थी पीटीआई, मैं खुद उसमें वकील हूं, ठीक है जी, ये खुद वकील है उसमें। फरोग नसीम साहब ने, अरे भाई आप पहले वो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसको कंप्लाइंस तो करवाते, उसको इम्प्लीमेंट करवाते, आप भी खड़े हो जाते भाई ये इलेक्शन नहीं होंगे। सबने मौका उठाया कि 200-250-300 वोट लेके हम जीत जाएंगे। एमक्यूएम है नहीं है, एमक्यूएम का ना होने का फायदा उठाते हैं हम लोग। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया फयाज कायम खानी साहब आपका, और अब नवाज शरीफ साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगी। उम्मीद करती हूं मेरे नाज़रीन को मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेजबान निदा सबके इजाजत, मुझे, मेरे मेहमानों को, मेरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।